हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर की। आपको शायद याद होगा पिछले साल अक्टूबर 2022 में जब रिलायंस ने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, तो उस टाइम पे इन्होंने अनाउंस किया था कि अपनी जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है उसको ये डीमर्ज करके सेपरेटली जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी वहां पे लिस्ट कराएंगे। तो अब इस टॉपिक पे एक और अपडेट आई है क्योंकि रिलायंस 2 मई को एक शेयर होल्डर और क्रेडिटर की मीटिंग करेगा, जिसमें कि जो ये डीमर्जर की स्कीम है उसका अप्रूवल लिया जाएगा। और अगर हर चीज प्लान के हिसाब से जाती है तो आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है आपको सेपरेटली लिस्ट होती हुई दिखाई देगी स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई अगर ऐसा होता है तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कितने शेयर मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो पिछले साल अक्टूबर में जैसे मैंने बताया रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया था कि अपनी जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है उनको डीमर्ज करके सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराएंगे। तो उसी से रिलेटेड आज जो अपडेट आई है उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 4.3% भागा है, क्योंकि कंपनी ने बोला है स्टॉक एक्सचेंज को कि भाई ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसके अलावा शेयर होल्डर की ये एक मीटिंग करेंगे 2 मई को। और उस मीटिंग में जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर जो कि इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है उसके डीमर्जर की जो स्कीम है उसके अप्रूवल के लिए वोटिंग की जाएगी। और अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो जो इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी है रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर, इनका नाम बदल करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया जाएगा, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। मैक्वारी ने बताया है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो 1,52,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत की पांचवी सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन जाएगी। पहले नंबर पे आपको ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दिखाई देंगे। अगर ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाती हैं जैसा कि प्लान में है तो ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होगी। उसके बाद आपको एसबीआई और आईसीआईसीआई दिखाई देंगे और 1,52,000 करोड़ रुपए के साथ ये पांचवें नंबर पे आएगी। इसके बाद आपको एक्सिस बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक वगैरह दिखाई देंगे। और जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं उनको जब ये कंपनी सेपरेटली लिस्ट हो जाएगी तो उनको एक शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मिल जाएगा, यानी कि 1:1 की रेशो में शेयर दिए जाएंगे। और अगर इनके फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस की बात की जाए तो इनका जो ओवरऑल कंबाइंड रेवेन्यू है लगभग 1536 करोड़ रुपए के आसपास था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ओवरऑल अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू की बात करें तो वो 7 लाख करोड़ है। तो उस हिसाब से तो इनका जो रेवेन्यू है 0.2 से 0.3% के आसपास आता है। और इनका अगर कंबाइंड असेट बेस की बात की जाए तो वो लगभग 27,964 करोड़ रुपए है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस डीमर्जर से बेनिफिट क्या होगा कंपनी को, तो सबसे पहले तो कंपनी की वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कंपनी बनकर के आएगी डीमर्जर के बाद वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की स्पेसिफिक कंपनी होगी, तो वो इस सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटी है उनको एक्सप्लोर कर पाएगी। इसके अलावा काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो कि रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, लेकिन आज की डेट में क्योंकि रिलायंस इंडिविजुअली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो अगर वो रिलायंस के शेयर खरीदते हैं तो उनको इनके ऑयल एंड गैस, डिजिटल, रिटेल वगैरह सभी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में एक सेपरेट कंपनी लिस्ट कराते हैं तो बहुत सारे जो डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर हैं जो कि सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, लेंडर हो या दूसरे स्टेक होल्डर हो, उनको ये अट्रैक्ट कर पाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की जो लीवरेज है वो भी हायर साइड पे होती है, तो ग्रोथ में इनको हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल शेयर होल्डर का जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो हो पाएगा। और इसी की वजह से हमने देखा कि जब ये इनिशियली अक्टूबर 2022 में अनाउंसमेंट आई थी तब भी रिलायंस का शेयर भागा था, और आज जब इसमें फर्दर अपडेट आई है तो भी रिलायंस का शेयर भागा है। इसके अलावा अगर इनके फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म की बात की जाए तो ये लगभग 2 करोड़ कस्टमर को टच करती है। और जिस तरह से रिलायंस के दूसरे बिजनेस के कस्टमर हैं उस वजह से ये अपने बिजनेस को लगातार ग्रो कर पाएगी। और आने वाले 3 सालों में ऐसा माना जा रहा है कि जो दूसरे वर्टिकल हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग, असेट मैनेजमेंट, इन सब में ये अपने आप को ग्रो करता हुआ पाएगी।
और अब अगर बात की जाए कि भाई कंपनी एक शेयर के बदले एक शेयर क्यों दे रही है, क्योंकि अगर हम नेटवर्थ के हिसाब से बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अगर आपके पास 16 शेयर होते तो उसके बदले में नई जो डीमर्ज्ड एंटिटी निकल के आती जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसका एक शेयर मिलता। तो उस केस में काफी सारा नुकसान हो जाता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 15 इक्विटी शेयर होते। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 14,34,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 15 या 15 से कम शेयर है। तो उन सबको कोई भी शेयर नहीं मिलता जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो इस तरह से वो वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज से आउट हो जाते। इसके अलावा जो ओवरऑल रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, वो आज की डेट में 32,60,000 के आसपास है, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। और इसमें से लगभग 75% ऐसे हैं जिनके पास 100 या 100 से कम शेयर है। तो ऐसे में अगर ये 16 शेयर के बदले में एक शेयर देते तो बहुत सारे जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं वो कंपनी से ज्यादा खुश नहीं होते। तो उसके चक्कर में इन्होंने एक शेयर के बदले एक शेयर देने का प्लान किया है। तो अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर होगा, जब भी इसकी रिकॉर्ड डेट निकल के आएगी डीमर्जर की, तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर ये 16 के बदले एक शेयर देते तो ऐसा बताया जा रहा है इनके ओवरऑल 42 करोड़ 29 लाख शेयर होल्डर हो जाते। उस केस में एक शेयर का जो प्राइस है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वो काफी ज्यादा हो जाता। और उस केस में जो स्मॉल इन्वेस्टर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में ट्रेड भी नहीं कर पाते। तो इन सभी वजहों से ये जो अपने शेयर होल्डर है उनको 1:1 की रेशो में शेयर देने वाले हैं। इससे जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनको भी कुछ ना कुछ हिस्सा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में मिलेगा, और वो कंप्लीटली मिस आउट करने से बच जाएंगे, और ना ही कोई फ्रैक्शन का इशू आएगा। तो इस वजह से कंपनी ने डिसाइड किया है कि 1:1 का ये शेयर देंगे। इसके अलावा अगर ब्रोकरेज हाउसेस की बात की जाए तो वो तो कंपनी को लेकर के काफी बुलिश है। उनके हिसाब से तो रिलायंस का शेयर काफी ज्यादा बढ़ सकता है जब इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो अगर आप भी इस शेयर में भरोसा रखते हैं तो आप भी टाइमली इसमें एंटर कीजिए। हालांकि आज तो ये 4% भागा है, लेकिन ओवरऑल ये अपने 52 वीक से काफी नीचे अवेलेबल है। तो अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तो आप इसके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।